गया था। हो गया सर, हो गया, लाइव हो गया। Okay, thank you. Hello student, good afternoon everyone. Today we are discussing on unit number 8. This unit belongs to the rise of nationalism, emergence and growth of nationalism. आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस मुद्दे पे। मैं आपको यूनिट का नाम बता दूं, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म विथ फोकस ऑन गांधीयन नेशनलिज्म। ये यूनिट है 7th, emergence and of nationalism. तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 पे, जिसका टॉपिक का नाम है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म विथ फोकस ऑन गांधीयन नेशनलिज्म। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि भारत में 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। उसके साथ साथ कई तरह के ऐसे विचारधारा इमर्ज किया, कई तरह के ऐसे आइडियोलॉजी इमर्ज की, जिसमें सामाजिक सुधारों के साथ साथ राष्ट्रवादी एक मूवमेंट भी उनके अंदर पैदा हुई, और ये मूवमेंट पूरी तरीके से ये चलता रहा। हम देखते हैं कि 1860 से लेकर के 1880 के बीच में कई सारे संस्थाएं बनती है, इन संस्था जिसका मकसद था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर संस्था के जरिए लोगों को पोलराइज किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको यूनाइट किया जाए, ताकि एक बड़े प्लेटफॉर्म से आजादी संबंधी आवाज को बुलंद किया जा सके। तो इस दरमियान हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था अगर दिखाई देती है तो 1885 में जिस संस्था का नींव पड़ा, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म बनता है, जिसमें तत्कालीन समय के जितने भी इलिटिस्ट क्लास के लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उस संस्था से उन्होंने खुद को जोड़ा। और इसका बनाने वाले का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, ताकि वो अंग्रेजी सरकार के लिए कुछ इस तरीके की भावनाएं, कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स, कुछ इस तरीके की आवाज बुलंद करे, जिससे कि सत्ता को इनकी आवाज सुनने के लिए, उनको इनके आवाज के प्रति, इनके उठाए गए मुद्दों के प्रति उनका नजर पड़े। ये शुरुआत में इसका तौर तरीका पूरी तरीके से रेवोल्यूशनरी नहीं था, ये एक पैसिव रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, जिसमें निष्क्रियता थी, उनका सिर्फ सभाओं के जरिए वो आंदोलन कर रहे थे। और कहा जाता है कि A.O. हुम, एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने इसका नींव रखा। बाद में इसके व्योमेश चंद्र मुखर्जी को इनका सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया, और इसमें बहुत सारे लोग इससे धीरे धीरे जुड़ते गए। पहला जो इसका सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था वो मुंबई में, उसके बाद कोलकाता, मद्रास, इस तरीके से वो हर साल अपनी सभाएं आयोजित करती थी, और पूरी तरीके से लोगों में इस बात का जिक्र किया जाता था कि आपको जो प्रॉब्लम है वो यहाँ इजहार कीजिए। प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था कि जो संवैधानिक बदलाव हो रहे थे, जो कानून बनाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, उस कानून में जो कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए लोग अपनी अवधि की बातें हुकूमत तक पहुंचे। इस तरीके से ये चलता रहा 1900 तक, 1885 से 1900 तक ऐसे ही चलता रहा। हम देखते हैं 1900 के बाद कुछ नए तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, और कुछ नए तरीके के लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, आपने कई तरह के आंदोलनकारियों का नाम सुना होगा, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा, जिनको ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी। उन्होंने किताब लिखा 1864 के आसपास में, उस किताब का नाम था द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया में जो अंग्रेजी हुकूमत है वो बड़े स्तर पे इंडिया का जो वेल्थ है, जो धन है, जो पैसे हैं, वो इंग्लैंड की ओर बड़ी आसानी से ले जाए जा रहे हैं। और उन्होंने उसका इकोनॉमिकली, साइंटिफिक तरीके से उसकी विवेचना की कि किस तरीके से यहाँ का धन, इंडिया का धन कैसे ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। उसके पहले लोगों को लगता था कि अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं, जितना उनको रेवेन्यू मिलता है, जितना धन दौलत यहाँ से पाते हैं, वो इंडिया में ही उसका इस्तेमाल करते हैं, सड़क बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, शासन इमर्ज कराने के बारे में, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका वेतन देने में, इतने बड़े सेना का जो उन्होंने उपयोग ले रहे थे उसका देने में, उनकी सैलरी देने में। लेकिन इसका कोई इंडियंस के पास कोई सिस्टमैटिक आंकड़े नहीं थे कि इंडिया का प्रति व्यक्ति आय कितना है, इंडिया का कुल एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है। जैसे आजकल आप बजट सुनते हो तो उसमें सब बताई जाती है कि कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना कर्ज है, आने वाले समय में इंडिया को किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है। ये सारी चीजें आज आपको पता चलता है, लेकिन अंग्रेजी पीरियड में कॉमन लोगों को ये पता नहीं चलता था कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, एस्टिमेट कितना बना था, कितना हासिल हुआ, उन पैसों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये इंडियंस को बिल्कुल पता नहीं था। ये पर्टिकुलरली कुछ लोग, कुछ अंग्रेज ही जान पाते थे, जो इकोनॉमी को अच्छी तरीके से जानते थे या जिनका ताल्लुकात सरकार से डायरेक्ट था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में बैठ करके और वहाँ के आंकड़ों से, वहाँ के जो जितने भी डाटास थे उसका अध्ययन करके उन्होंने कहा कि इंडिया में जितना पैसा जनरेट होता है उसका 5 से 10% भी वहाँ पे डेवलपमेंट के काम में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि 80 से 90% पैसे वेल्थ डायरेक्ट इंग्लैंड भेज दिया जाता है।
उन्होंने उस जमाने में प्रति व्यक्ति आय भी निकाला कि अंग्रेजों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इंडिया के कॉमन लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये जब डाटा, दादाभाई नौरोजी का डाटा जब कॉमन लोगों तक पहुंचा, कॉमन इन द सेंस कि जब वो किताब के रूप में, जब इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जब उनकी किताब को पढ़ा तो उनके अंदर एक तरह की कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि वाकई में हमारे साथ कितना, हमारे देश में अंग्रेजों के शासन में किस तरीके से ये पैसे एकदम बह के जा रहे हैं इंग्लैंड की ओर, जिसको ड्रेन कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे कॉमन लोगों को पता चल रहा है। एक बड़े हिस्टोरियन है, उनका नाम है पार्थ चटर्जी। उन्होंने एक फार्मूला दिया, एक थ्योरी दिया जिसको डेरिवेटिव डिस्कोर्स कहा जाता है। उसका मतलब है डेरिवेटिव डिस्कोर्स का कि इंडिया में दो डोमेन में वैचारिकता, आइडियोलॉजी चल रही थी। एक को उन्होंने कहा फिजिकल डोमेन और एक को उन्होंने कहा स्पिरिचुअल डोमेन। एक को उन्होंने कहने का मेरा मतलब है कि एक भौतिक क्षेत्र था और एक आध्यात्मिक क्षेत्र था। भौतिक क्षेत्र में उनका कहने का मतलब था कि वो वैचारिकता से संबंधित लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया का विकास होता रहे। इंडिया में जो नए नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए संस्थाएं बन रही थी और नए नए तरह के सर्टिफिकेट, ये टेलीग्राम्स, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे आ चुका था, 1854 में रेलवे आ जाता है। ये सारी चीजें जो भौतिक आदर्शवादी लोग थे उनको लालच दिया जा रहा था। उनको लगा था कि इंडिया में विकास हो रहा है, ये रेलवे के आना, ये नहरें बनवा देना, सड़कें बनवा देना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवा देना, म्यूजियम बनवा देना, ये कुछ उनके प्रलोभन थे, उनके कुछ लालच थे जिससे कि कुछ लोग उनको अच्छा मान रहा था। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग थे, जो अंदर तक इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके डोमेन में प्रॉब्लम थी। उनको लग रहा था कि इंडिया में, इंडिया के लोगों का कुछ नहीं चल रहा है, इंडिया के लोगों की विकास नहीं हो रही है, ये विकास सिर्फ अंग्रेजों की है। और उनके लिए रेलवे डेवलपमेंट का सूचक नहीं था। इट इज नॉट द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, बट इट इज द सिंबल ऑफ डार्कनेस। एक तरह से बैकवर्डनेस का ये सिंबल था, पिछड़ेपन का। क्योंकि रेलवे क्यों बनाया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेलवे बनाने का मकसद क्या था? मकसद जो सिर्फ निकलता है वो था उस जमाने में शुरुआती जितने भी रेलवे बने 1854 से लेकर के 1890 के बीच में, वो वहां बनाया गया अधिकतर जहां पे खनिज, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे मेटल्स, मिनरल्स, चाहे वो कॉस्टली हो चाहे किसी तरह का हो, वहां से वो रिसोर्सेज प्राप्त करने के लिए रेलवे का निर्माण किए थे। शुरुआती रेलवे पैसेंजर जैसे नहीं थी, वो एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं मालगाड़ी, उस तरह का था। उस पर सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे कहीं कोयले का खान है, कहीं लकड़ियां, बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टल लकड़ियां हैं सागवान की, उसको जंगल से काट करके रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। खासकर इन शुरुआती रेलवे की जो कनेक्टिविटी थी वो एक पर्टिकुलर खनिज एरिया से एक समंदर तक पहुंचती थी। समंदर के पास बड़े बड़े जहाजें थी, उस पर इन मिनरल्स को लाद करके और ब्रिटेन भेजा जा रहा था। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, कहीं अब्रक की खान है, कहीं कोयलाज है, कहीं प्लेटिनम है, कहीं सोने की खान है, कर्नाटक में सोने की खान है। शुरुआती जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन है वो यहीं पे हमें दिखाई देता है। तो समझने वाले समझ रहे थे कि रेलवे बनाना, इसके पीछे एक शोषण का कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट इंडिया का एक तरह से दोहन कर रहा था, यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहा था, यहाँ के जो मिनरल्स थे उसको आसानी से यहाँ से लूट करके दूसरे देश भेजे जा रहे थे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि किस तरीके से ये सारी चीजें एक साथ चल रही है। रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर उसको देश से बाहर भेजना। और क्योंकि इंग्लैंड में उस समय औद्योगिकरण अपने चरम पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, ये जो सिटीज थे, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग थे और वहां पे बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग की काम चल रही थी। उनके इंडस्ट्री तभी चल पाते जब उनको कोयला, बगैर कोयले के कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो रॉ मटेरियल सब इंडिया से जा रहा है और उसके बदले में वहां से बना हुआ सामान इंडिया में आ रहा है और इंडिया में उसको बड़े दामों में बेचा जा रहा है। और इंडिया के जो इंडस्ट्री थे उनसे निर्मित वस्तुओं पे टैक्स ज्यादा लगा दिया गया। वो अपना सामान बाहर नहीं बेच सकते थे, बाहर से सामान आ सकता था, एक्सपोर्ट अलाउ नहीं था, इंपोर्ट अलाउ था। तो ये 1860 से 80 का जो दशक है, 90 का दशक, इस दौर को कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि विऔद्योगिकरण, मतलब इंडिया के औद्योगिक का नाश, इंडिया के औद्योगिक का उद्योगों का नाश कर दिया गया। छोटे छोटे जितने भी उद्योग थे जहां पे सूती कपड़े बनते थे या उलन के कपड़े बनते थे या कोई पर्टिकुलर चीज का जहां पे उत्पादन हो रहा था, जैसे चटाई का, मलमल का, या कोई ऐसा पर्टिकुलर फर्नीचर, उन चीजों को कंट्रोल कर दिया गया। उन पे इतने सारे टैक्स लाद दिए गए कि वो इमर्ज नहीं कर सकते थे और उनके सामान को कोई इंडिया आसानी से खरीद नहीं सकता था। छोटा सा एग्जांपल आपको समझाऊं कि इंडिया में 1860 से पहले बड़े स्तर पे लोग खादी के कपड़े पहनते थे, सूती के कपड़े पहनते थे। लेकिन जब ब्रिटेन के उद्योगों में, ब्रिटेन के औद्योगिक केंद्रों में जब ये जिसको हम लोग कहते हैं एक कपड़ा होता है, आई मिस द नेम हियर, उसको हम कहते हैं पॉलिस्टर का कपड़ा वहां बन रहा है और उसको इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे पॉलिस्टर से बहुत अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है सूती, लेकिन सूती कपड़ा जो होता है आप उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, 2, 4, 5 के बाद वो फटने लगता है। लेकिन मिल रहा था सस्ता शुरू में, लेकिन ब्रिटेन ने बड़ी चालाकी से पॉलिस्टर का इस्तेमाल इंडिया के लोगों के लिए किया और उसका दाम कम रखा और वो काफी लॉन्ग लास्टिंग कपड़ा था। दरअसल उससे बहुत सारे स्किन डिजीज होने लगे इंडिया के लोगों को। आज भी आप पॉलिस्टर कपड़ा ज्यादा नहीं पहन सकते हो, लेकिन वो दरअसल उनका जो चलने की जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा दिनों की थी, तो लोग सूती का वस्त्र न खरीद करके पॉलिस्टर की ओर आकर्षित होने लगे। तो इस तरीके से पॉलिस्टर का व्यापार उस जमाने में पूरे इंडिया में फैल गया, घर घर पॉलिस्टर का कपड़ा चल रहा है और सूती का कपड़ा यहाँ पे महंगा होता गया क्योंकि सूती के व्यापारियों पे इतना टैक्स लगा दिया गया कि सूती कपड़ा आप खरीद नहीं सकते थे। जब कोई अपनी वस्तु पे टैक्स, कोई किसी के वस्तु पे टैक्स लगाएगा तो उसमें वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो उसका कॉस्ट होगा वो और प्लस टैक्सेस दोनों को जोड़ के तब बेचेगा। इस कॉमन आपको फॉर्मूला पता है किसी भी चीज की सेलिंग कैसे होती है, जितना उसका कॉस्ट लगा होगा वो और जो टैक्स लगता है दोनों को जोड़ के तब एक तीसरा प्राइस बनाया जाता है। तो उस जमाने में कॉटन अपने आप कमजोर होते गया और लोग खादी भूल गए, कॉटन की जगह पे पॉलिस्टर चल रहा है, सिल्क के कपड़े चल रहे हैं जो काफी कॉस्टली होते थे। तो ये सारी चीजें, ये आपको समझना है कि राष्ट्रवाद के उदय होने का पृष्ठभूमि क्या है। और सेकंड चीज, अंग्रेजी ज्ञान। जो इंडिया में अंग्रेजी ज्ञान से जुड़े हुए लोग थे उनको दुनिया की सारी अच्छी किताबें मालूम थी उस जमाने में कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, तो उनको बाहर का नॉलेज भी मिल रहा है।
इससे भी दो बार से करते हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने ही सबसे पहले अंग्रेजों के ऊपर उंगली उठाना शुरू किया। मतलब कि जिसको अंग्रेजों ने कहा था कि ये हमारे लॉयल होंगे, हमारे वफादार होंगे। आपको मैकाले का मैंने कौन सा पिछले क्लास में बताया था कि मैकाले ने अंग्रेजी क्यों इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। वो क्यों चाहता था कि इंडिया के लोग अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करें, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी सोचे। क्यों? क्योंकि उसका मकसद था कि एक तो जो अंग्रेजी हासिल करेगा तालीम, वो आसानी से अंग्रेजों का स्वामी भक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी, उसकी रोजी रोटी का आधार ही उसका लैंग्वेज बनेगा, तो उसकी सोच बदलेगी, वो गुलाम बन जाएगा, कभी अंग्रेजों का बुराई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि अब इंडिया में लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा था कि अंग्रेजों को बाहर हार हो रही है, क्योंकि फ्रांस से उसकी लड़ाई चल रही थी। फ्रांस में नेपोलियन ने सबको हरा दिया था, फ्रांस आजाद हो गया, अमेरिका आजाद हो गया। यहां तक आते आते ये सारे वर्ल्ड में अब धीरे धीरे चुनौती मिलना शुरू हो गया था ब्रिटिश कंपनी को। तो ये नॉलेज इंडिया के लोगों को मिला कि हम भी अगर आंदोलन करेंगे तो हम भी आजाद हो सकते हैं। और अच्छे अच्छे नॉलेज, जैसे कि आज आप समझते हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब क्या होता है, ये दुनिया में कई देशों में लागू हो चुका था। तो वहां का नॉलेज भी इंडिया को मिल रहा है कि कनाडा ने अपने आप को आजाद कर लिया, वहां ब्रिटेन का शासन नहीं चलता है। अमेरिका अपने आप को आजाद कर लिया, वहां भी अंग्रेजों की शासन नहीं चलती है। फ्रांस आजाद हो गया, रशिया अपने आप को आजाद कर लिया। ये सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के लोगों को मिल रहा था। तो इंडिया में भी जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग थे, इन लोगों ने अब एक नया एक आइडियोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस शुरू किया। पेपर अखबार में आर्टिकल लिख करके कि इंडिया को ऐसे होना चाहिए, अंग्रेजों को ऐसे नहीं करना चाहिए। किताब लिख रहे हैं, डिबेट हो रही है, कलम में डिबेट हो रही है, कोई समारोह हो रहा है वहां डिबेट चल रहा है, कोई नर्तक मंडली के द्वारा कोई नाटक ऐसा लिख रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का टाइम है 1855 से लेकर के 1885 के बीच में। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, और जिसमें उन्होंने कहा और एक उन्होंने लिखा अंधेर नगरी। दो नाटक अंग्रेजों को बैन करना पड़ा उन दोनों नाटकों को। अंधेर नगरी में उन्होंने अंग्रेजों को कहा अंधेर नगरी का राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, वो उसका एक पार्ट का एक स्लोगन है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का राज है मतलब कि डार्क एज है, इट इज द स्टेट ऑफ डार्कनेस। ये रोशनी का एज नहीं है। यहाँ पे एक तो महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है। उन्होंने उस नाटक में अंग्रेजों की भरपूर शिकायतें की। भारत दुर्दशा में उन्होंने भारत की दुर्दशा बयान किया। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भारतीय राष्ट्रवाद को पैदा करने में योगदान दे रही थी। ये टाइम पीरियड है 1850 से 1885 के बीच का। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर के खानदान के लोग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, राणा डे। इस तरह से बहुत सारे नाम आपको किताबों में मिलेंगे जिन लोगों ने 1900 से पहले ही अंग्रेजों के बारे में अपनी जो अंदर की ख्यालात थी, जो उनकी गुस्सा थी, वो इजहार होना शुरू हो गई है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको मालूम होगा कि 1893 में वो शिकागो में एक बहुत बड़े धर्म सम्मेलन में भाषण देने गए, और वहां पे उन्होंने इंडिया के बारे में घंटों उन्होंने भाषण दिया और अंग्रेजी हुकूमत को विलेन बताया, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे भारतीय परंपरा के खिलाफ काम कर रही थी। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वो एक इंटरकनेक्शन है जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। अब मैं आता हूँ 1907 से लेकर के 1915 के बीच में क्या हो रहा है। 1907 में सूरत में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस की अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन 1907 में। यहाँ पे कांग्रेस अब दो धड़े में बढ़ जाता है, दो विचारधाराओं में बढ़ जाता है, स्प्लिट इनटू टू आइडियोलॉजी। पहले को कहा गया गरम दल, सेकंड हो गया उग्र दल, सॉरी नरम दल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो नए वाले थे, और जो मॉडरेट थे वो पुराने वाले कांग्रेसी थे। जो पुराने वाले कांग्रेसी थे उनका तरीका था कि हमें किसी भी नॉन वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, हमें मार काट में विश्वास करके हमें आजादी नहीं मिलेगी। पावरफुल है, उनकी मिलिट्री, उनके पुलिस सिस्टम बहुत तगड़ा है, वो हमें कहीं से भी पकड़ लेगी और हमें फांसी की सजा दे दी जाएगी। इसलिए हमें अपने लोगों को शांति तरीके से अंग्रेजों के प्रति उनको खड़ा करना है। और उसका तौर तरीका क्या था? सत्याग्रह, पत्र पत्रिकाएं लिख करके अपने दुख इजहार करना, सभा सम्मेलन करना और विनय करना, विनती करना कि भैया ये हमें दे दो, इसकी जरूरत है, और कब तक आप मुझे नहीं दोगे तब तक हम अनशन करेंगे, हम सभाएं करेंगे। इससे कुछ लोग नाराज थे, उनका कहना था कि कब तक तुम भिक्षा मांगोगे, भीख मांगोगे, यू आर डूइंग ए बेगिंग सिस्टम, आई डोंट बिलीव इन योर सिस्टम, आई बिलीव इन एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, बिना मरे आजादी नहीं मिलने वाली है। तो यहां से जो दूसरा दल निकला वो विश्वास करने लगा मारो और मर जाओ, अंग्रेजों को मारना है और नहीं तो मर जाना। जैसे आपने नाम सुना होगा खुदीराम बोस की, नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा भगत सिंह का, आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का, आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का, अरविंद घोष का नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का। ये सारे के सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, ये वायलेंस में विश्वास करते थे, इनको अनुनय विनय से अब कोई लेना देना नहीं था, इनको आजादी चाहिए थी एकदम तलवार के नोक पे, या तो मारेंगे अंग्रेजों को नहीं तो मर जाएंगे। ये चलता रहा। 1915 में 1915 दिस इज द टाइम व्हेन गांधी अराइव्ड इन इंडिया। दरअसल गांधी इंडिया के थे, लेकिन उनकी पेशा थी वकालत, और वो उस जमाने में 1897 में ही वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे वकालत करने, फिरोज शाह मेहता का एक मुकदमे को लेकर के। तो गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं 97 से लेकर के 1915 तक वो वहीं रहते हैं, लगभग 18 साल वो साउथ अफ्रीका में अपना पेशा वकालत वाला किए, और वहां पे भी उन्होंने आंदोलन किया, कई तरह के आंदोलन। कहते हैं कि जो इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो छुपता नहीं है, चाहे वो किसी तरह का कैरेक्टर हो, बदनामी का कैरेक्टर हो या प्रसिद्धि का कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर आप छुपा नहीं सकते हो, आपके अंदर का जो हुनर है वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। गांधी में वो हुनर थी, वो बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं थे, उनको शोषण से और पीड़ा से वो चुप होने वाले इंसान नहीं थे कि हमने पीड़ा देखा, शोषण देखा, चुप हो गए, भैया उसका शोषण हुआ, हमें क्या लेना देना, इस तरह के वो इंसान नहीं थे। उन्होंने जब आपने सुना होगा, गांधी तो बहुत फेमस है कि साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, सेकंड उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन वहां पे जो अंग्रेज, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का सरकार था, वहां भी गोरे लोगों ने काले लोगों पे हुकूमत शुरू कर दिया था। तो वहां पे जब गोरे लोगों ने देखा कि क्योंकि गांधी का कलर ना ज्यादा काला था ना ज्यादा व्हाइट था, वो मीडियम कलर जो इंडिया के लोगों का होता है, उस कलर के लोगों को उन लोगों ने कहा कि ये तो ब्लैक है। उन लोगों ने उसको, इन्होंने कहा कि भैया मुझे बैठने दो क्योंकि आई हैव ए फर्स्ट क्लास टिकट,
तो व्हाई कांट आई डोंट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो उतर नहीं सकते थे, उन्होंने काफी जिरा किया, लेकिन गांधी को उन लोगों ने दोनों हाथ पकड़ के और ट्रेन से बाहर गिरा दिया। ये घटना है सेंट पीटर्सबर्ग की। गांधी को स्टेशन से सॉरी ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे गिराना गांधी को सोचने पे मजबूर कर दिया। गांधी का यहाँ पे बत्ती जल गई और उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात है और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। गांधी यहाँ से अपना कमर कसते हैं और जितने भी वहां पे शोषित पीड़ित लोग थे जो इनके बातों से आंदोलित हो सकते थे, गांधी ने पूरी कोशिश की और 1900 तक आते आते उन्होंने एक संस्था बनाया जिसको नेटाल संस्था कहा जाता है। और गांधी, कुछ इंडिया के लोग, कुछ साउथ अफ्रीका के मूल लोग, कुछ विदेशी लोग भी गांधी के फेवर में आए और वहां पे जो रंग भेद का जो आंदोलन चला कि अंग्रेज रंग के आधार पे, कलर के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, शासन करें ठीक है, लेकिन उनको अधिकार दें जो उनके कलर से बिलोंग नहीं करता है, जो व्हाइट नहीं है, इसका मतलब क्या वो इंसान नहीं है? वो भी उतना ही इंसान है जितना व्हाइट कलर के इंसान। वो राइट पाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया और उनको सफलता भी मिली, अंग्रेजों को वहां झुकना पड़ा। ये बात पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि एक इंसान ने एक आंदोलन चलाया और अंग्रेजी सरकार को साउथ अफ्रीका में झुकना पड़ा और वहां पे गांधी कानून बना के ही सांस लिए। तो उन्होंने गांधी का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है वो साउथ अफ्रीका में ही सबसे इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो काफी फेमस हो जाते हैं, इंडिया में उनकी चर्चा होने लगती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में लोग उनको लेटर लिख रहे हैं कि गांधी जी जो आपने वहां किया यहाँ भी जरा के कीजिए इंडिया में। तो उनको लेटर लिखने वाले में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब लोग थे जो गांधी से बहुत खुश थे, उनको प्रशंसा कर रहे थे इंडिया में। तो गांधी जी 1915 में बाकायदा इंडिया आते हैं तो बाल गंगाधर से मिलते हैं, बालकृष्ण गोखले से। बालकृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं आ गया, अब बताइए आगे का क्या प्लान है। तो बालकृष्ण गोखले ने कहा कि पहले तुम पूरा इंडिया घूमो। तो बालकृष्ण गोखले के कहने की वजह से गांधी 1915 के दिसंबर महीने से अपना एक यात्रा शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा, जैसे राहुल गांधी ने किया था। ठीक उसी तरीके से गांधी ने भी पूरा भारत भ्रमण किया। उसी दरमियान 2-3 उन्होंने ऐसे माहौल को उन्होंने शांत करवाया जिससे उनकी और प्रसिद्धि बढ़ गई, जिसमें आपने नाम सुना होगा चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। ये कुछ ऐसे लोगों का सत्याग्रह उन्होंने लीड किया जो दबे कुचले लोग थे। जैसे अगर मैं बात करूं खेड़ा की, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे मिल मालिकों ने एक अपना एक नया ही हड़कंप मचा रखा था। वो जितने भी मजदूर थे उनको वो लोग बोनस नहीं दे रहे थे, छुट्टी नहीं दे रहे थे, उनके वेतन में वृद्धि नहीं कर रहे थे। तो इन लोगों ने आंदोलन किया वहां के मजदूरों ने और उसमें गांधी जी जाकर के समझौता करवाया। तो मिल मालिकों ने उनको मान लिया, उनके 33% की बढ़ोतरी हुई उनके जो वेतन थे। बारदौली में ये किसानों का आंदोलन था, वहां भी गांधी प्रभावशाली अपनी भूमिका निभाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं से मिलते हैं उनको। फिर वो चंपारण जाते हैं। चंपारण में क्या था कि वहां पे नील की खेती होती थी, इंडिगो, जिसे अंग्रेजों के कपड़े नीले होते थे। तो वहां पे क्या था कि जितने जमीन होती थी मोटामोटी 1 बीघे जमीन में, 1 बीघे का मतलब होता है 20 कट्ठा जमीन, ये पैमाना है, उसमें लगभग 3 कट्ठे जमीन पे हर किसान को नील की खेती करनी पड़ती थी। और ये जबरदस्ती था, इट वाज फोर्सली, नॉट मैंडेटरी, इट वाज फोर्सली। हर किसान को करना है। जो किसान अगर अपने 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठे जमीन पे अगर नील की खेती नहीं करेगा तो उसकी खेत हड़प लिया जाएगा। इसको कहा गया 3 कट्ठिया प्रणाली। इट इज द सिस्टम ऑफ 3 कट्ठिया। वहीं बगल में सारण छपरा जिला है, वहां पे 5 कट्ठिया सिस्टम लागू किया। बलिया वगैरह का नाम सुना होगा आपने, गोरखपुर का, यहाँ पे 5 कट्ठिया था, मतलब 5 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी है किसी भी सूरत में। तो किसानों को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि एक तो जमीन में फसलें नहीं होती थी, आज के जैसा फर्टिलाइजर नहीं था, आज के जैसे ट्रैक्टर नहीं थे, उस जमाने में प्रॉब्लम थी। बड़े बड़े जमीनों पे खेती करने के बाद छोटे से अनाज का एक बंडल मिलता था, उसमें भी आपने ये तय कर दिया कि इतना आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती से पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन जमीन जो थी अनफर्टाइल हो जाती थी। अगर एक बार खेत में नील की खेती हो गई तो उस खेत का पूरा एरिया वो फसल देने लायक नहीं बचता था, क्योंकि सारा का सारा मिनरल्स और फर्टिलाइजर जो गुण होता है भूमि का, सॉइल का, वो सोख लेता था। इसलिए डेंजर था और बहुत प्रॉब्लम थी इसको खेती करने में, आसानी से होता भी नहीं था। तो गांधी वहां पे फिर वहां पहुंचते हैं, चंपारण महीनों तक रहते हैं वहां पे। वहां से उनको राजेंद्र प्रसाद मिले, आचार्य कृपलानी मिले, वहां पे उनको ब्रिज किशोर मिले, जयप्रकाश मिले। ये सब जो नाम है बाद में जाकर बहुत फेमस होते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर के गांधी को सहयोग दे रहे हैं, गांधी को समझने का मौका मिल रहा है इंडिया को। अच्छे से उन्होंने समझा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अंग्रेजों का क्या तौर तरीका है शासन करने का। एक तो उनकी झलक साउथ अफ्रीका में मिल गई थी, अब वो इंडिया में जो प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं और उस तरीके से अंग्रेजों से डील कर रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गांधी एक मास लीडर बन जाते हैं, जन नेता। क्योंकि आजादी मिलना एक अलग बात है और लोगों में चेतना पैदा करना एक अलग बात है। क्योंकि उस समय सभी लोगों को आजादी से लेना देना नहीं था। जिनको वेतन मिल रहा है वो खुश है, वो न्यूट्रल है। प्रॉब्लम थी उनको जिनका शोषण किया जा रहा था, जिसमें प्रथम अवस्था पे थे किसान, फिर जनजाति लोग और वे राजा महाराजा जिनके ऊपर अंग्रेजों ने कई तरह के कानून बना करके उनका सारा का सारा जो सिस्टम था हैक कर दिया था। प्रॉब्लम उनको थी। प्रॉब्लम उनको नहीं थी कि जो जिनका अच्छे से कट रहा है, जिनके फैमिली के लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेजों को भगवान मानते थे। तो इस तरीके से गांधी ने इन लोगों के लिए चुंबक का काम किया। ये कहते हैं ना, चुंबक के आसपास जितने लोहे आएंगे क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पे गांधी में एक चुंबकीय गुण आ जाता है और जितने आम लोग थे या बड़े बड़े क्लास के लोग जिनको प्रॉब्लम थी, वो गांधी से बड़े ही आसानी से चिपक गए। इतना समझो कि वो अब उनको गांधी अपनापन लगने लगा, गांधी में अपनापन लगने लगा। वो आसानी से उनसे जुड़ सकते थे, बात कर सकते थे, उनको अपना प्रॉब्लम बता सकते थे और गांधी को फायदा हुआ। गांधी अचानक से पूरे इंडिया में फेमस हो गया नाम। चारों ओर महात्मा गांधी चल रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो इंडिया को आजादी करा के ही मानेगा। कहीं कहीं किताबों में उनको राम लिखा जाने लगा कि राम जी आए हैं, रावण का हत्या करेंगे, रावण यानी अंग्रेज। अब उनको कुछ लोगों ने दैवीय गुण से उनको संबोधित करना शुरू कर दिया, कहीं पे उनको कलयुग का देवता मानना शुरू कर दिया गया। मतलब कि आपको मालूम है इंडिया में विश्वास का एक अपना अलग रुतबा है। तो उससे भी गांधी को जोड़ा जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक मास लीडर लिख रहे हैं, जन नेता। जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो कोई राम कह रहा है, कोई उनको कलयुग देवता कह रहा है, कोई विष्णु का अवतार कर रहा है, कोई पैगंबर मान रहा है। तो जो जैसे है वैसे अपने तरीके से गांधी को लेना शुरू कर दिया, उनको हाथों हाथ लिया जा रहा है। गांधी की आंदोलन चल रही है आज चंपारण में, तो कभी बरेली में, कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली में। मतलब वो हर महीने कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। लोग उनको चंदे दे रहे हैं। ये जो चंदा का कॉन्सेप्ट है ना, ये गांधी ने ही शुरू किया। लोग चंदा दे रहे हैं बड़े बड़े, कि बिना पैसा के तो आप नहीं घूम सकते हो पूरा इंडिया। तो लोग चंदा दे रहे हैं और गांधी घूम घूम के लोगों का प्रॉब्लम सुन रहे हैं।
और लिखने के लिए कई 20 से 30 लोग उनके पीछे चल रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, ऐसे बहुत सारे नेता जो उनके सहयोगी थे और वो नोट करने वाले लोग थे। प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, गांधी को गांधी बोले ठीक है जाओ सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताओ, सरदार वल्लभ भाई प्रॉब्लम लिख रहे हैं, प्रॉब्लम को अंग्रेजों को बकायदा लेटर लिखा जा रहा है। तो ये चला, ये 1915 से लेकर के 1922 तक चला, एकदम अपने चरम पे था। लेकिन फिर भी गांधी से कुछ लोग खुश नहीं थे, जैसे भगत सिंह, जैसे नेहरू। शुरू में पंडित नेहरू भी गांधी से खुश नहीं थे। गांधी का जो पद्धति था वो एक पुराने कांग्रेसी जैसा था, अनुनय, विनय, क्षमा, सत्याग्रह, हड़ताल। इन लोगों ने कहा कि इससे आजादी नहीं मिलने वाली है, हमें अब कठोर नीति बनाना चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से अब हमें सिर्फ स्वतंत्रता आशा नहीं रखना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र होना है और इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम है गांधी 1922 में से पहले एक असहयोग आंदोलन का नींव रखा था। असहयोग आंदोलन की वजह से पूरे देश में अंग्रेजों को विरोध का सामना करना पड़ा। जितने भी वफादार इंडियंस थे, जिनको आजादी पसंद थी, उन लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया। जो प्रोफेसर थे उन लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया। जो लोग अंग्रेजों के दफ्तर में काम कर रहे थे वहां से रिजाइन मार दिया। सभी लोगों ने नहीं, जिनको पसंद थी आजादी, उन लोगों ने गांधी के कहने की वजह से अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। अब अंग्रेजों को यहाँ प्रॉब्लम होने लगी। ये जो थे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इन्होंने वापस कर दिया, कहा कि हमें नाइटहुड नहीं चाहिए जो अंग्रेजों ने दिया है। इस तरीके से गांधी की वजह से ये जो कह सकते हो कि पूरे देश में जो चेतना बनी आजादी को लेकर के, ये कॉमन लोगों तक पहुंची। जो पहले कॉमन लोग और मध्यम क्लास के लोगों को हिंदुस्तान को तो लगता ही नहीं था कि वो कभी क्योंकि राजा हो या अंग्रेज हो दोनों के लिए बराबर थे, शोषण तो दोनों करते थे। ऐसा नहीं था कि भारत के जो राजा हुआ करते थे अंग्रेजों से पहले वो किसानों को फूल के सेज पे सुलाते थे या उनको घी खिलाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। शोषण हमेशा से रहा है किसानों का, टैक्स उनको वसूला जाता था, नहीं टैक्स देते थे जमीन छीन लिया जाता था, जमीन को नीलाम कर दिया जाता था, ज्यादा अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तो ये भारतीय लोगों ने भारतीय लोगों को शुरू से किया है इस तरह के शोषण। अंग्रेजों के समय में गांधी आए तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिए कि ये जो अंग्रेज है ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये विदेशी है, इसको पहचानो, इसको तुम अपना स्वामी मत मानो। गांधी की वजह से आम आदमी को लगने लगा कि अंग्रेज अपना नहीं है, ये कभी अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका नस्ल अपने जैसा नहीं है, इसकी सोच अपने जैसे नहीं है, इसका खान पान अपने जैसा नहीं है, इसकी जो मेम साहिबा होती है, जो इसके लोग होते हैं उनका अलग कल्चर है। तो गांधी यहाँ पे कल्चर तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से एक तरह के भेदभाव करवाते हैं। तब जाके लोगों में अंग्रेजों के प्रति एक तरह से क्रोध पैदा हुआ। और आपको मालूम है चौरा चौरी का कांड, जो गोरखपुर के आसपास में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था, देवरिया और गोरखपुर के बीच में, वहां के आम लोगों ने पुलिस चौकी जला दिया। दरअसल मरने वाले में 90% भारतीय लोग थे, लेकिन भारतीय लोग ही शोषण करते थे। तो आपको मालूम है अंग्रेज तो दफ्तर में बैठते थे, जो प्रशासन था वो तो सब भारतीय लोग थे, पुलिस सिस्टम हो या उनके गुलाम या उनके चौकीदार सब भारतीय लोग होते थे। तो वहां पे पुलिस स्टेशन का जलाया जाना, 32 से 33 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 25 से 30 लोग भारतीय लोग थे। लेकिन ये मैसेज बहुत उग्रवादी मैसेज था और गांधी दरअसल इसमें विश्वास नहीं करते थे। गांधी का कहना था कि किसी को मार के आजादी नहीं चाहिए, जब तक उसको हम प्रेम से उसको कन्विंस न कर ले कि भैया तुम जो कर रहे हो यू आर रॉन्ग और तुम इस पे पछतावा करो कि तुम गलत हो और छोड़ो। तो उनका मतलब था कि उसको हृदय परिवर्तन कराना, क्योंकि गांधी का फिलॉसफी भारतीय फिलॉसफी थी, जिसपे अशोक ने शासन किया, जिसपे अकबर ने शासन किया। फिलॉसफी थी कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना है बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कराना है। तो गांधी का परिवर्तन जो था पूरी तरीके से वो बुद्धिज्म पे आधारित था, सत्य अहिंसा जैनिज्म पे आधारित था। तो गांधी ने कहा कि ये गलत है। गांधी इस पे अंग्रेजों से माफी मांगते हैं और वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। वापस लेने से गांधी के बहुत सारे लोग दुश्मन हो गए। भारत के लोगों ने गांधी को गाली देना शुरू कर दिया, गांधी को कहा कि गांधी अंग्रेजों का दलाल है, चमचा है, अगर उसको आजादी चाहिए तो वापस क्यों लिया, अभी तो हम लोग का खून गर्म हुआ है। और गर्म हुआ उसने ठंडा करवा दिया। इसी की वजह से भगत सिंह गांधी के खिलाफ हो गए, सुभाष चंद्र बोस खिलाफ हो गए, नेहरू खिलाफ हो गए, चित्तरंजन दास खिलाफ हो गए, अरविंदो घोष खिलाफ हो गए, लाला लाजपत राय खिलाफ हो गए। इन लोगों ने कहा कि गांधी जो है इनसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था कि गांधी की फिलॉसफी समझना ही बड़ी कठोर है, जो आज तक दुनिया के आज तक सभी लोग नहीं समझ पाए। गांधी का अलग ही फिलॉसफी था, उससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते थे। तो फिर भी गांधी यहाँ हार नहीं मानते हैं, गांधी अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और लेकिन अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, गांधी को यहाँ पे जेल होती है, 6 साल की सजा होती है और गांधी 6 साल की सजा उनको जेल डाला जाता है, यरवदा जेल पुणे में पड़ता है, वहां पे उनको जेल में डाला गया, क्योंकि उनके आंदोलन की वजह से ही पुलिस चौकी जलाई गई थी। जो वहां के लोग उग्रवादी हुए थे उसका पूरा का पूरा से गांधी ने लिया कि ये जो पुलिस चौकी जलाई गई है वो मेरे आंदोलन की वजह से जलाई गई है। मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि निर्दोष पुलिस को मारा जाए, बल्कि मैं इस आंदोलन के लिए मांगता। तुम सहयोग मत करो अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों को मारो मत, अगर वो मारे तब। लेकिन इस तरह के कौन से पुलिस चौकी जला देना, दफ्तर जला देना अंग्रेजों को, ये गांधी की फिलॉसफी नहीं थी। गांधी उदारवादी तरीके से भारत की आजादी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एक नया मूवमेंट शुरू होता है 1922 से। गांधी 1922 से लेकर के 25 तक साइलेंट हो जाते हैं। और ये जो दौर है पूरी तरीके से, ये जो दौर है कि जब यहाँ पे नेहरूवियन दौर शुरू होता है। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को प्रमुखता मिलने लगती है। उधर तब तक रिवोल्यूशनरी जो दल था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व सचिंद्रनाथ सन्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग कर रहे थे, जो बंगाल से शुरू हुआ था, रेवोल्यूशन, बम बनाना, बम को फोड़ना, रिवॉल्वर निकाल करके तुरंत गोली मारना, ये सारा कॉन्सेप्ट तब तक बंगाल में लोगों में शुरू हो गया था। क्योंकि बंगाल के जो लोग थे वो बाहर पढ़ने जाते थे, तो कोई पेरिस से जाकर के वो बम बनाना सीख रहा है, कोई ब्रिटेन में सीख रहा है, और वो आकर के इंडिया में फार्मलाइज किया जा रहा है। तो घर घर बम बन रहे हैं, छोटे छोटे रिवॉल्वर बनाए जा रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि आंदोलन अब उग्र हो गया। एक मात्र 15-16 साल का लड़का जिसका नाम था खुदीराम बोस, वो बंगाल से आकर के मुजफ्फरपुर जिले में बम फोड़ता है। अंग्रेज जो वहाँ का डीएम था वो तो नहीं मारा, लेकिन उसके पीछे जो उसकी 2 बीवियां बैठी हुई थी बग्गी में, वो बेचारी सुहा हो गई, उनकी मौत हो जाती है। वहां पे उनको पकड़ा जाता है खुदीराम बोस को, उनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे, दोनों को फांसी की सजा होती है।
उसके बाद सुभाष चंद्रशेखर आजाद का टीम बनता है जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक कहा गया। बाद में भगत सिंह ने उसको सोशलिस्ट पार्टी कहा, HRSA। और भगत सिंह, आपको मालूम है, भगत सिंह बम लेके जाते हैं, असेंबली में बम फोड़ते हैं, लेकिन कोई उससे मरता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा ये बम फोड़ने का मकसद है उन बहरों का कान में आवाज डालना जो समझते हैं कि इंडिया के लोग नपुंसक है, इंडिया के लोगों का खून गर्म नहीं हो सकता है। इस तरीके से वहां पे स्लोगन देते हैं। बाद में उनको पकड़ ली जाती है, उन पे मुकदमा चलता है। उसके पहले वो सॉन्डर्स नाम के एक SP का गोली मार के हत्या किए रहते हैं, तो वो मुकदमा उनको पकड़ता है और उसकी वजह से उनको फांसी होती है और उनको फांसी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस के साथ यही कहानी होता है। सुभाष चंद्र बोस के साथ गोलीबारी होती है, सुभाष चंद्र बोस इलाहाबाद में मारे जाते हैं। इस तरीके से रेवोल्यूशनरी जो दल पैदा हुआ उसका मतलब था एक्शन एंड रिजल्ट, डू एक्शन एंड गेट रिजल्ट। गोली मारना है, मर जाना है, नहीं तो पकड़ा जाना है तो भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद बोल के स्वाहा करना है अपने आप को। तो इस तरीके से ये चलता रहा। यहाँ पे गांधी का भी आंदोलन चल रहा है पैरेलल, और एक तरीके से आंदोलन चल रहा है हिंसात्मक, तो दूसरे ओर से अहिंसात्मक, मतलब कि दो ओर से प्रेशर बन रहा है अंग्रेजों पे। एक कम हिंसा है सहारा, तो एक अहिंसा सहारा है। गांधी की जो टीम थी उसमें महिलाएं अब आसानी से जुड़ रही हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, उसमें हर तरह के हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। और जो हिंसा है उसमें यंग लोग जुड़ रहे हैं जिनके खून गर्म होते हैं, जिनको विश्वास था कि अंग्रेजों को मारने से ही आजादी मिलेगी। तो दोनों के मिलने की वजह से अंग्रेजों पे जो प्रेशर बना, इससे अंग्रेजों का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा झंडा, हमारा जो जो यूनियन जैक है वो कभी अस्त नहीं हो सकता है, कभी झुक नहीं सकता है, अंततः उनको झुकना पड़ा। और ये जो प्रेशर है वो मल्टीपल प्रेशर है। जैसे कि आपको अगर राजा बना दिया जाए और आप मजे से शासन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये अहिंसा वाले हैं, इनको तो हम डील कर लेंगे, लेकिन एक ओर से अहिंसा भी, भैया तुम छोड़ो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम भी मेरा नुकसान मत पहुंचाओ, तुम जाओ। दूसरे ओर से तुम नुकसान पहुंचाओ ना पहुंचाओ, लेकिन हम तो तुम्हारा नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे गोली, तुम मर जाओगे। इस तरीके से दो प्रेशर जब बनेगा तो आप ऑटोमेटिक आपकी जो सिंहासन है वो डोलने लगेगी कि भैया अब बचने का कोई जरिया नहीं है। एक ओर से प्रेम से बात हो रही है तो एक ओर से गाली गलौज से बात हो रही है, तब तक आप ना रुक करोगे। अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। इसलिए आप एक चीज को ध्यान रखो कि भारत अगर आजाद हुआ तो दो विचारधाराओं की वजह से, दोनों का योगदान है, किसी का कम नहीं है और किसी का ज्यादा भी नहीं है। इसलिए आप जब भी किताब पढ़ो तो इन दोनों को सेंटर में रख के पढ़ना। ये नहीं कि आप किसी को ज्यादा महत्व दे देना और किसी को कम, दोनों का महत्व है, दोनों का रवैया अलग अलग है। एक हाथ को आप लेफ्ट कर सकते हो, एक को राइट कर सकते हो, लेकिन दोनों हाथ की इंपॉर्टेंस है। एक हाथ से आप काम करते हो जितना, दूसरे हाथ से भी उतना ही काम करते हो। एक हाथ अगर कट जाए तो एक हाथ से आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप विकलांग कहलाओगे। उसी तरीके से इंडिया में राष्ट्रवाद का आंदोलन चला 1885 से लेकर के 1947 तक। इसमें दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, एक गर्म था एक नरम था, एक हिंसात्मक था एक अहिंसात्मक था, एक उदारवादी था तो एक पूरी तरीके से रूढ़िवादी था। शायद आपको मेरी लेक्चर समझ आई होगी, और यहाँ पे मैं अपने आप को पॉज करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कम्युनलिज्म पे, जो सांप्रदायिकता फैली हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो कौन लोग थे जो इन लोगों के बीच में डिवीजन करवाया, एक दूसरे को बांटने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी आपके पास कोई डाउट्स हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो।